हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ए जनरेटर प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज that is given by 240 sin 120 t where t is in second, the frequency and RMS value of voltages are। दोस्तों क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है 240 साइन 120 टी, जहाँ पे टी जो है वो हमारा सेकंड में है, और जो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन होती है एक V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो जब हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Vm इज इक्वल टू 240 वोल्ट। अब वी आर एम एस हमारा होता है Vm बाई रूट टू। जब हम इसको रूट टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 120 टी इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ से टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओमेगा इज इक्वल टू 120 और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो दोस्तों यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं जो कि निकल के आएगी 19.10 हर्ट्ज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंटली। एक हमारे पास डीसी शंट जनरेटर है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट मे बी रिस्टोर्ड बाई कनेक्टिंग इट्स शंट फील्ड। तो इसको हम शंट फील्ड में ऐसा क्या कनेक्ट करें कि ये जो है वो रिस्टोर हो जाए। देखिए, द फील्ड सिस्टम ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज मेड बाई परमानेंट मैग्नेट टू प्रोड्यूस रेजिडुअल फ्लक्स। देखिए, जो हमारा डीसी शंट जनरेटर है इसमें हम रेजिडुअल फ्लक्स को हम प्रोड्यूस करते हैं परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, द फील्ड सिस्टम ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज मेड बाई परमानेंट मैग्नेट। जो हमारा डीसी शंट जनरेटर है उसका जो फील्ड सिस्टम है उसे हम बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। प्रोड्यूसेस रेजिडुअल फ्लक्स, जिससे रेजिडुअल फ्लक्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। रेजिडुअल फ्लक्स इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए डीसी जनरेटर। अब एक डीसी जनरेटर के लिए जो रेजिडुअल फ्लक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्ट करने के लिए। इफ़ इट डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंटली, यदि ये अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि बाय मेकिंग रॉन्ग कनेक्शन, गलत तरीके से कनेक्शन कर दिए हों, अपोजिट पोलरिटी, और इट हैज़ नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इसको बहुत समय से यूज़ ना किया गया हो, द रेजिडुअल फ्लक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर गेट डिस्टॉर्टेड। टू रीगेन द रेजिडुअल फ्लक्स, इस फ्लक्स को रीगेन करने के लिए we have only option to change it by some external DC source for some time duration। तो जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है उसमें हमें जो है एक डीसी सोर्स को लगाना होगा, एक्सटर्नल डीसी सोर्स को लगाना होगा कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं टू ए डीसी सोर्स। For an identical DC generator, what should be the number of pole such that the EMF generated in case of lap winding and wave winding configuration will be the same। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फॉर एन आइडेंटिकल जनरेटर, ठीक है, आइडेंटिकल जनरेटर, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पोल। हमें पोल की संख्या, मतलब पोल की संख्या क्या होगी यदि जो एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग है इनमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हमारा सेम होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लैप वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो P होते हैं, P के इक्वल होते हैं, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं। तो देखिए फार्मूला दोनों के लिए हमारा होता है EG इज इक्वल टू 5PZN/60A। तो सब कुछ हमारा सेम है, बस अगर हमारे पोल अगर हमारे चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो EG है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हम इस लैप वाइंडिंग में पोल को अगर हम A इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रख देते हैं या पोल इज इक्वल टू 2 रख देते हैं लैप वाइंडिंग में, तो हमारा जो EG होगा वो सेम होगा। EG इज इक्वल टू EG, वेव वाइंडिंग का जो EG होगा वो लैप वाइंडिंग के इक्वल होगा व्हेन द नंबर ऑफ पोल इन लैप वाइंडिंग इज 2। यदि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पोल हैं वो हमारे 2 होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर ए वोल्टेज
डैश करंट डीसी जनरेटर। देखिए लैप वाइंडिंग में दोस्तों आप लोग जानते हैं द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल। इन केस ऑफ लैप बाइंडिंग के केस में जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल होते हैं, जैसे कि A बराबर P। अब देखिए A बराबर P है, ये आपका 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो और देखिए सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर, जब पैरेलल पाथ इसमें जो है ज़्यादा है तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो ईजी होगा वो यहाँ पर लो हो जाएगा। इट इज़ सुइटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो जो लैप वाइंडिंग है वो हमारी सुइटेबल है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। बट इन केस ऑफ वेव बाइंडिंग जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह लेस है। तो लेस होने की वजह से हमारा ईजी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा कम, तो हम कह सकते हैं इट इज़ सुइटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाई लो। ए डीसी शंट जनरेटर इज, जो डीसी शंट जनरेटर है वह किसका पार्ट है। देखिए देयर आर, यहाँ पर देयर होगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के जो डीसी जनरेटर जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एंड फर्दर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। दोस्तों यहाँ पे जो डीसी शंट जनरेटर है वो हमारा पार्ट है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन ए डीसी शंट जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विद इंक्रीज इन लोड विल। डीसी सीरीज जनरेटर में जो हमारा हम लोड को अगर इंक्रीज करते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा। दोस्तों डीसी शंट जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है उस पर अगर हम लोग लोड को लगाते हैं, लोड को हम बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा बढ़ता जाता है। इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज एंड देन मे डिक्रीज। तो जो हमारा रेटेड वोल्टेज या सैचुरेशन पॉइंट होता है वहाँ तक हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद ये जो है वो डिक्रीज़ होता है। इन ए डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज इन लोड विल इंक्रीज टू रेटेड एंड देन मे डिक्रीज। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन लोड करंट इंक्रीजेज, देखिए जब हमारी लोड करंट होती है वो जब इंक्रीज़ होती है, करंट इन द फील्ड वाइंडिंग इंक्रीज एंड हैंस द फ्लक्स। तो जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमारे सीरीज वाले जो हमारा सीरीज डीसी सीरीज जनरेटर है तो उसमें सीरीज में कनेक्ट होती है। जब हमारी लोड करंट बढ़ती है इससे जो फील्ड करंट होती है, क्योंकि ये सभी करंट सीरीज जनरेटर में सेम होती हैं, तो जब हमारी लोड करंट बढ़ती है इससे हमारी फील्ड करंट भी बढ़ती है और इसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो भी बढ़ता है। देन दीज इंड्यूस्ड वोल्टेज विल इंक्रीज एंड हैंस द टर्मिनल वोल्टेज। इससे जब हमारा फ्लक्स बढ़ता है तो इसकी वजह से हमारा ईजी भी बढ़ता है और इसी वजह से हमारा जो वीटी है टर्मिनल वोल्टेज वो भी बढ़ता है। ए सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर इज, एक सिंपल मेथड है डीसी जनरेटर के वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का, तो दोस्तों वो है हमारा टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो हमारा डीसी जनरेटर में जनरेटेड वोल्टेज होता है Eg इज इक्वल टू 5P/Zn अपॉन 60A। तो यहाँ से आप देख रहे हैं Eg जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्पीड के। सो इफ़ वी इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ रोटेशन Eg इंक्रीज। तो अगर हम स्पीड को यहाँ पर जो हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन है इसको अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो हमारा Eg है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। ए शंट जनरेटर हैज़ ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एट स्पीड ऑफ 800 RPM। देखिए 800 RPM पर जो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है वो है हमारा 200 ओम। इफ़ द स्पीड ऑफ जनरेटर इज इंक्रीज, यदि हम स्पीड जो है जनरेटर की इंक्रीज कर देते हैं 1000 RPM पर, व्हाट इज़ द चेंज इन क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर। तो इस कंडीशन में जो हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू RC1 अपॉन RC2। तो यहाँ से हम RC2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमारा जो RC2 आएगा वो आएगा 250 ओम।
द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन आर। तो दोस्तों ये हमारा जो ईएमएफ जो है वो हमारा जनरेट होता है वो कहाँ पे होता है? द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट। तो जो हमारे स्लॉट्स होते हैं उनमें जो कॉइल साइड होती हैं उसमें ये हमारा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है। द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन आर द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट। The maximum efficiency occurs in a separately excited DC generator. Maximum efficiency occurs in separately excited DC generator when the terminal voltage is 220 volt and induced EMF is 240 volt. The stray losses if the armature resistance is 0.2 ohm will be। देखिए दोस्तों हमें गिवन क्या क्या, टर्मिनल वोल्टेज गिवन है, जनरेटेड ईएमएफ गिवन है, साथ ही हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस भी गिवन है। अब जनरेटर के लिए हमारी जो इक्वेशन होती है EG = VT + IA/RA। दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है आर्मेचर करंट को निकाल सकते हैं। आर्मेचर करंट को जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 100 एम्पियर। अब देखिए जो हमारे कॉपर लॉस होते हैं वो होते हैं IA² × RA। तो यहाँ से जो हमारे कॉपर लॉस निकल के आएंगे वो आएंगे 2000 वाट। ठीक है, कॉपर लॉस निकल के आएंगे 2000 वाट। अब दोस्तों जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है जो हमारे कांस्टेंट लॉस होते हैं वो वेरिएबल लॉस के इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी जनरेटर की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। तो कॉपर लॉस = जो कॉपर लॉस हैं वो हमारे जो फिक्स्ड लॉस होते हैं उनके इक्वल होंगे, या कह सकते हैं कोर लॉस के इक्वल होंगे। साथ ही दोस्तों ये स्ट्रे लॉसेस के भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से जो हमारे स्ट्रे लॉसेस आएंगे वो 2000 वाट आएंगे। कब? जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी। इन ए डीसी मशीन रनिंग विद ए हैवी लोड, डीसी मशीन जो है वो एक हैवी लोड पर रन कर रही है, एंड विद द ब्रशेस लोकेटेड ऑन द ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सेस। और जो ब्रश हैं वो हमारे GNA पर लोकेटेड हैं। स्पार्किंग अक्कर एट ब्रशेज। अब जो स्पार्किंग जो ब्रश हैं उन पर स्पार्किंग हो रही है ड्यूरिंग कम्यूटेशन के टाइम पर जो है उसमें स्पार्किंग हो रही है। बिकॉज ऑफ, क्यों हो रही है ऐसी? द शिफ्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों एट नो लोड GNA एंड MNA कोइंसाइड ईच अदर। तो जब हम लोड नहीं लगाते हैं जनरेटर पर तो जो हमारी GNA और MNA होती हैं ये कोइंसाइड होती हैं एक दूसरे के। बट जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं इन ए DC मशीन रनिंग विद ए हैवी लोड एंड विद ब्रशेस लोकेटेड ऑन द GNA, स्पार्किंग अकर एट ब्रशेज ड्यूरिंग कम्यूटेशन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ MNA। तो जब हम लोड लगाते हैं, लोड लगाने से क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होती है। इसकी वजह से जो हमारी MNA जो पहले थी इस बार MNA जो है वो चेंज हो जाती है। तो ओल्ड MNA पर ब्रश अगर पहले से लगे हुए हैं तो वहाँ पर स्पार्किंग होगी, और अगर हम इस ब्रश को न्यू MNA पर लगा देते हैं तो अब हमारी स्पार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। जो नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके बीच में हम प्लॉट करते हैं? तो दोस्तों इसे हम करते हैं नो लोड वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट E0 वर्सेस IF। नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो इसे हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हमारी ये जो आप देख रहे हैं N1 N2 और N3, तो हमने स्पीड को जो है वो कांस्टेंट नहीं रखा है, इस वजह से यहाँ पर हमने स्पीड को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की ओर जो आप देख रहे हैं हमारी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, स्पीड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाइए। द ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस इन ए DC मशीन इज। जो हमारे ब्रश लगे हुए होते हैं DC मशीन में, वहाँ पे जो लॉस होते हैं वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और वो भी कौन सी? हमारी आर्मेचर करंट। द ब्रशेज ड्रॉप लॉस इन द पावर लॉस अकर एट द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट द ब्रशेस ऑफ द मशीन। तो जो ब्रश ड्रॉप होते हैं, ब्रश ड्रॉप लॉस जो होते हैं हमारे, उनको हम पावर लॉस भी कहते हैं।
पावर लॉस अकर एट द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। पावर लॉस होते हैं, ठीक है, ब्रश ड्रॉप जो हमारे होते हैं, ब्रश ड्रॉप लॉस जो होते हैं वो हमारे पावर लॉस होते हैं। अब देखिए जो हमारा ब्रश है वहाँ पर हमारी आर्मेचर करंट हमारी जो होती है, हमारी आर्मेचर करंट बाहर की ओर जा रही होती है। PVD ब्रश ड्रॉप इज इक्वल टू VBD.IA, ये हमारा है ब्रश ड्रॉप वोल्टेज और ये है हमारी आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे हमारे जो पावर लॉस होगा वो VBD.IA होगा। वी कैन सी दैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IA के, आर्मेचर करंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 पोल DC, यहाँ पे DC आर्मेचर है, ठीक है, ए 6 पोल DC आर्मेचर है सिंप्लेक्स लैप कनेक्टेड 720 कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारी जो हमारा जनरेटर है वो हमारा 6 पोल का जनरेटर है जिसमें हमारी वाइंडिंग की हुई है वो लैप वाइंडिंग की हुई है और इसमें जो कंडक्टर हैं, टोटल कंडक्टर हमारे पास हैं 720 कंडक्टर। 3 टर्न्स पर क्वाइल, जो हमारी एक क्वाइल है उसमें हमारे 3 टर्न हैं। एंड 4 क्वाइल साइड पर स्लॉट, और जो हमारा एक स्लॉट है उसमें 4 क्वाइल साइड हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द आर्मेचर, हमें डिटरमाइन करना है आर्मेचर स्लॉट को। एंड स्टेट वेदर इक्वलाइज़र कैन बी एम्प्लॉयड और नॉट, और जो इक्वलाइज़र जो रिंग होती है उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये हमें बताना है। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ये बता दिया है कि हमारी जो बाइंडिंग है वो सिंप्लेक्स लैप कनेक्टेड बाइंडिंग है जिसमें हमारे 720 कंडक्टर हैं, 3 टर्न्स पर क्वाइल, एक क्वाइल में हमारे 3 टर्न है और जो हमारा एक स्लॉट है उसमें हमारी 4 क्वाइल साइड है। तो हमें नंबर ऑफ़ स्लॉट निकालने हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक क्वाइल होती है उसमें हमारी 2 क्वाइल साइड होती हैं, तो 2 क्वाइल में हमारी 4 क्वाइल साइड हो गई और यही जो 4 क्वाइल साइड हैं वो हमारी एक स्लॉट में है, पर स्लॉट में। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमारी एक क्वाइल है वो हमारी 3 टर्न से मिलकर बनी हुई है, ये देखिए 3 टर्न्स पर क्वाइल। तो एक जो क्वाइल है वो हमारी 3 टर्न से मिलकर बनी हुई है, तो 2 क्वाइल में हमारे जो टर्न्स होंगे वो 6 टर्न होंगे और 2 क्वाइल में हमारी 4 क्वाइल साइड होंगी। और ये सब हम बात कर रहे हैं पर स्लॉट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्न में हमारे 2 कंडक्टर होते हैं, तो वही 2 कंडक्टर जब हमारे एक टर्न में हमारे 2 कंडक्टर हैं तो 6 टर्न में हमारे कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 12 कंडक्टर। तो ये पर स्लॉट में है। अब देखिए हमारे पास क्या है, टोटल कंडक्टर दिए हुए हैं और हमारे पास एक स्लॉट में जो हमारे कंडक्टर हैं पर स्लॉट कंडक्टर वो हमें दे रखे हैं 12। तो हम अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो स्लॉट हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो Z इज इक्वल टू कंडक्टर पर स्लॉट इन टू स्लॉट। तो यहाँ पे कंडक्टर जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 720 और कंडक्टर पर स्लॉट वो हमें दे रखे हैं 12 जो कि हमने यहाँ पर निकाले हैं। तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्लॉट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 60। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारे जो इक्वलाइज़र रिंग होती है वो हम लोग जो है इसमें लगा सकते हैं क्योंकि लैप वाइंडिंग में हम इक्वलाइज़र रिंग को लगा देते हैं, ठीक है। An electromagnetic torque is produces as an interaction between a flux and current. The angle between flux and current is 45 डिग्री। जो हमारा फ्लक्स और करंट के बीच में जो हमारा एंगल है वो पहले दे रखा है 45 डिग्री। इफ़ दिस एंगल इज चेंज, अगर हम इस एंगल को चेंज कर देते हैं 30 डिग्री पे कर देते हैं और जो फ्लक्स है उसे हम बढ़ा देते हैं 100% एंड करंट को हम रिड्यूस कर देते हैं 25%, देन द टॉर्क, तब हमारा टॉर्क क्या होगा। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो होता है T इक्वल टू K phi I cos थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू phi1/phi2 इंटू I1/I2 इंटू cos θ1 cos θ2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमारा पहले हमने मान लिया कि पहले हमारा फ्लक्स था फाई, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्लक्स को जो है वो 100% बढ़ा दिया है, तो अब फ्लक्स जो है वो 2 फाई हो गया। वहीं करंट हमने पहले मान ली थी कि I है, अब ये जो करंट है वो हमारी 25% रिड्यूस कर दी गई है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.75। साथ ही दोस्तों जो हमारा एंगल था वो दोस्तों यहाँ पर
पहले हमारा था 45 और अब जो एंगल है वो हमारा हो गया है अब 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं T2 की। इन सभी की वैल्यू रखने पे हमारे पास जो T1 इज इक्वल टू 0.544 T2 आएगा। तो यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं और ये हमारे पास अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये 183.7% है T1 का।